नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम 2020-21 केंद्रीय बजट, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश बजट यानी संपूर्ण जो बजट विश्लेषण होता है भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का, उन सब पर एक छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो इसको ज़रूर देखिएगा। लेकिन उसको देखने से पहले एक सूचना है, अगर आप लोग आर ओ ए आर ओ यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और लोअर पीसीएस मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम जीएस और हिंदी करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीएस और हिंदी की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम इस नंबर पर करके वहाँ पर जीएस और हिंदी की पीडीएफ नोट्स की टोटल जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आप लोगों को सैंपल पसंद आता है तो आपको 13 पीडीएफ प्रदान की जाएगी। और याद रखिएगा, ये पीडीएफ नोट्स जो हमारी जीएस की हो या हिंदी की हो या फिर करंट अफेयर्स की हो, ये आपको मार्केट की तरह नहीं मिलेगी। जैसे मार्केट में आपको आधी अधूरी नोट्स मिलती है, ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको एक बार लेंगे, निश्चित रूप से आपको 100% सफलता दिलाने में जल्द से जल्द प्रयास करने वाली नोट्स है और अपडेटेड भी है। ठीक है, तो आप लोग एक बार सैंपल तो ज़रूर देखिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल पर विश्वास करते हैं, तो इस नोट्स को आंख बंद कर ले सकते हैं। निश्चित रूप से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले केंद्रीय बजट को देखते हैं 2020-21। देखिए, केंद्रीय बजट 2020-21 1 फरवरी 2020 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बार का जो केंद्रीय बजट था, ये मुख्य रूप से 3 विषय पर केंद्रित था। पहला था महत्वाकांक्षी भारत, दूसरा सबके लिए आर्थिक विकास की इसमें बात की गई, और तीसरा केयरिंग समाज या केयरिंग सोसाइटी यानी समाज की देखभाल करना इस केंद्रीय बजट का मुख्य उद्देश्य था। इन तीनों विषयों पर केंद्रित करते हुए इस बार कुल 30,42,230 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया, जो कि 2019-20 के बजट से 12.7% अधिक था। अगर हम बात करें बजट में घाटों की, 2020-21 के बजट में जो प्रमुख रूप से जो घाटे होते हैं वो कितना है, तो राजस्व घाटा ये जीडीपी का 2.7% दर्ज किया गया। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5% रहने का अनुमान है और प्राथमिक घाटा 0.4% रहने का अनुमान है। ओके, बजट में सब्सिडी के लिए 2,62,109 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें सर्वाधिक सब्सिडी किसके लिए तय की गई है, तो सबसे अधिक सब्सिडी खाद्य के लिए, फिर उर्वरक के लिए और फिर पेट्रोलियम के लिए तय की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बजट में एक और प्रावधान किया गया है, आयकर स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुआ है। अब नए स्लैब में 0 से 5 लाख जिसकी वार्षिक आय है उसको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। पहले ये 2.5 लाख तक था, यानी 0 से 5 लाख वार्षिक आय वालों को छूट प्रदान की गई है। 5 से 7.5 लाख जिसकी आय है एनुअल, उनको 10% टैक्स देना होगा। 7.5 से 10 लाख जिसकी वार्षिक आय है उसको 15%, 10 से 12.5 लाख वालों को 20%, 12.5 से 15 लाख वालों को 25% और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना होगा। ये आयकर संरचना में बदलाव किया गया है। एक नई योजना की शुरुआत भी बजट में की गई है, इंपॉर्टेंट है, विवाद से विश्वास योजना। 31 मार्च 2020 तक कर विवादों को निपटाने के इच्छुक लोगों के लिए ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विवाद से विश्वास योजना। आगे हम बात करते हैं और कुछ प्रमुख बिंदुओं की इस बजट के। तो रक्षा बजट इस बार केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.49% रखा गया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्री योजना की घोषणा भी इस बजट में की गई है। जल संकट से जूझ रहे 100 जिलों में पानी की व्यवस्था भी इस बजट के अंतर्गत की गई है। पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के द्वारा किसानों के पंप को सोलर पंप से जोड़ा जाएगा और इससे 20 लाख किसान जुड़ेंगे, ऐसा इस बजट में बताया गया है। महिला किसानों के लिए धन लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने की बात की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड को 2021 तक के लिए बढ़ाया जाएगा।
2025 तक दुग्ध उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य इस बजट में रखा गया है। एक और नई योजना लॉन्च हुई है, नई सागर मित्र योजना। ये तटीय क्षेत्र के मछली पालकों के लिए है और इस योजना के अंतर्गत 2022-23 तक मछली उत्पादन को 200 लाख टन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस योजना में 69,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तपेदिक यानी टीबी को 2025 तक खत्म करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा योजना की शुरुआत इस बजट के अंतर्गत की गई है। इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए कुल 12,300 करोड़ रुपए इस योजना में खर्च किए गए हैं। अगले 5 वर्ष अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ का निवेश इस बजट में करने की बात की गई है। उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और हवाई अड्डों का विकास होगा। इस बजट की एक और ख़ास बात है कि इसमें 5 पुरातात्विक स्थलों को, यानी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं, इनको प्रतिमान स्थल के रूप में विकास करने की बात की गई है। और ये 5 स्थल कौन कौन से हैं? राखीगढ़ी हरियाणा का, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश का, शिव सागर असम का, धौलावीरा गुजरात का और आदिचन्नलूर तमिलनाडु का। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा इस बजट में रांची यानी झारखंड में एक जनजातीय संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। अहमदाबाद के लोथल में एक पोत संग्रहालय की स्थापना करने का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अगला है बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रति खाता धारक करने का फैसला इस बजट के दौरान किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख 2020-21 के केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए और इसकी PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल से कैसे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ओके, इसके बाद हम आगे आते हैं आर्थिक समीक्षा 2019-20 की तरफ। आर्थिक समीक्षा 2019-20 ये 31 जनवरी 2020 को प्रस्तुत की गई और इसको प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम द्वारा तैयार किया गया था। देखिए, जो आर्थिक समीक्षा होती है वो केंद्रीय बजट के एक दिन पहले तैयार की जाती है और एक दिन पहले प्रस्तुत भी की जा सकती है। और आर्थिक समीक्षा जो होती है, ये जो बजट पेश किया जाता है उसी के पूरे साल के उसी बजट की समीक्षा को कहा जाता है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा हमेशा एक साल पहले की जाती है, यानी 2020-21 का बजट है तो 2019-20 की आर्थिक समीक्षा की गई है। ओके, इस आर्थिक समीक्षा 2019-20 की थीम थी इस बार धन बनाना, वेल्थ क्रिएशन। ये इम्पोर्टेंट है। और इस बार इस आर्थिक समीक्षा का जो कवर पेज था उसका रंग लेवेंडर कलर था, आर्थिक समीक्षा की बात करें तो इसमें GDP आर्थिक वृद्धि 2019-20 में 5% यानी 10 वर्ष में सबसे कम दर्ज की गई है और 2020-21 में ये 6 से 6.5% अनुमानित है भारत की GDP वृद्धि दर। धन सृजन व 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निम्न उपाय करने की बात आर्थिक समीक्षा 2019-20 में की गई है। कौन कौन से उपाय? बाजार के अदृश्य सहयोग को मजबूत करना, इसे भरोसे का सहारा देना, व्यापार व निवेश अनुकूल नीतियां बनाना और समान अवसर देना। ये धन सृजन और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उपाय करने की बात इस आर्थिक समीक्षा में की गई है। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक के अनुसार नई कंपनियों के गठन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है, ऐसा आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। 2014 में भारत के पास कुल 70,000 नई कंपनियां आईं, जबकि 2018 में 1.24 लाख नई कंपनियां हो गई हैं, यानी 80% की वृद्धि 2014 से 18 के दौरान दर्ज की गई है। विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी का भी अनुमान सामने आया है। 2025 तक विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.5% और 2030 तक 6% होने का अनुमान इस आर्थिक समीक्षा में लगाया गया है। 2025 तक देश में अच्छे वेतन वाली 4 करोड़ नौकरी व 2030 तक 8 करोड़ नौकरी होगी, ऐसा इस आर्थिक समीक्षा में कहा गया है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 10 जनवरी 2020 तक 461.2 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि जो BEO की परीक्षा है उसमें पेपर बन गया होगा, तो आपको यही याद रखना है। और वो जो है वो आपको जब 25 अगस्त को पिछले 12 महीने की लेटेस्ट करंट अफेयर्स की PDF नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें सब कुछ अपडेटेड होगा। लेकिन अभी आपको यही जानने रखना है और यही एग्ज़ाम का जो आयोग है वो भी इसी बात को मानेगा। ओके, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा में दिया गया है।
बात करें आर्थिक समीक्षा में चालू खाते घाटे की तो 2018-19 में जीडीपी का 2.1% रहा, जबकि 2019-20 में जीडीपी का 1.5% रह गया। भारत के शीर्ष निर्यात स्थल बात करें तो भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात यूएसए से, फिर दूसरा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा चीन से होता है। भारत के शीर्ष आयात स्थलों में नंबर 1 पर चीन है, नंबर 2 यूएसए है और नंबर 3 पर संयुक्त अरब अमीरात है। शीर्ष 3 व्यापारिक साझेदार की बात करें तो नंबर 1 पर अब अमेरिका हो गया है, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर यूएई है। पहले भारत का शीर्ष व्यापारिक साझेदार चीन होता था, लेकिन अब अमेरिका ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। शीर्ष आयात वाली मदों की बात करें कि किन वस्तुओं का सबसे ज़्यादा आयात होता है तो भारत में नंबर 1 पर कच्चा पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा आयातित होने वाली मद है, उसके बाद सोना और फिर पेट्रोलियम उत्पाद। जबकि निर्यात होने वाली मदों में भी पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 1 पर है, दूसरे पर बहुमूल्य पत्थर और तीसरे पर औषधियाँ हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार गाँव में लगभग 76.7% और शहरों में 96% परिवारों के पास पक्के घर हैं। अगर हम बात करें आर्थिक समीक्षा के अनुसार तो जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान कितना है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान में कृषि क्षेत्र का 13.9% योगदान है, लगातार कृषि क्षेत्र का योगदान घट रहा है। उद्योग का 28.3% योगदान है, जबकि सेवा क्षेत्र का 57.8% योगदान है। ओके, तो ये कुछ आर्थिक समीक्षा से संबंधित प्रमुख बातें हो गई। तो हमने केंद्रीय बजट पढ़ लिया, आर्थिक समीक्षा पढ़ लिया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश बजट की तरफ। इसको भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 19 फरवरी 2020 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस बार उत्तर प्रदेश ने 5,12,860.72 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया, जो कि पिछले बजट से 6.46% अधिक था और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इम्पॉर्टेंट है, इस आंकड़े को भी याद रखिएगा, कितने प्रतिशत पिछले बजट की तुलना में अधिक है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट के अनुसार वित्तीय घाटा जीडीपी का लगभग 2.97% है और कर्ज उत्तर प्रदेश में जीडीपी का लगभग 28.8% है। प्रमुख घोषणाओं की बात करते हैं उत्तर प्रदेश बजट में, तो पहली घोषणा युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना व युवा उद्यमिता विकास अभियान की शुरुआत की गई है इस बजट में। इसके अलावा गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ व झांसी में मेट्रो की घोषणा इस बजट के दौरान की गई। उच्च शिक्षा हेतु 7 नए विश्वविद्यालय की स्थापना इस बजट के अनुसार की जाएगी। लखनऊ में एक पुलिस और फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। अलीगढ़, आजमगढ़ व सहारनपुर में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। प्रयागराज के झलवा में विधि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज के झलवा में विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है। गोरखपुर में एक आयुष विश्वविद्यालय बनेगा। 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय बनेगा और इसके लिए 270 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए 6,176.21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें 2020-21 में तो खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य 641.74 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13.90 लाख मीट्रिक टन रखा गया है और बीज वितरण का लक्ष्य 61.43 लाख क्विंटल रखा गया है इस बजट के अनुसार। ओके, इसके अलावा 2022 तक 10,700 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का भी लक्ष्य इस बजट के दौरान रखा गया है। बुंदेलखंड में 4,000 मेगावाट सौर उत्पादन की क्षमता वाले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। गन्ने का समर्थन मूल्य 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया गया है। मुरादाबाद में एक गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी। गोरखपुर व भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रदेश में 13 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रस्ताव इस उत्तर प्रदेश बजट में किया गया है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए जो मदें जारी हुई हैं, जो पैसे जारी हुए हैं, उसमें 5 एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए 5,060 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,240 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मनरेगा के लिए 4,800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 3,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15,690 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ओके, तो ये कुछ प्रमुख मदें थीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने तीनों बजट देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।